गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं बीएड में आपकी जो बुक है समकालीन भारत एवं शिक्षा, और इसमें है अपना जो सेकंड पेपर है ये आपका, और इसमें अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही है। इसमें मैंने पहले आपको क्या प्रशासन करवाया था। इसमें मैंने प्रशासन का अवधारणा, उसके अर्थ, परिभाषा और उसके प्रकार बताए थे। उसके बाद मैंने आपको प्रशासन करवाया था। प्रशासन में मैंने आपको प्रशासन का अर्थ, उसके परिभाषा और उसकी जो आवश्यकता, उद्देश्य है, ये सारा करवाया था। देखो, प्रशासन, शैक्षिक प्रशासन कि शैक्षिक प्रशासन क्या होता है। शैक्षिक प्रशासन यानी कि अपनी संस्था से, किसी भी स्कूल कॉलेज से संबंधित प्रशासन हो गया, वहाँ का जो प्रिंसिपल हो गए, वहाँ पे वो क्या हो गया प्रशासन, और उसके आगे जो कर्मचारी करते हैं, कार्य करते हैं, तो वो सारा किसके अंतर्गत आता है, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही जो हमारी शिक्षा प्रशासन है, जो शिक्षा से संबंधित है, शिक्षा प्रशासन का संबंध है मानवीय तत्वों से नहीं। जो हमारा शिक्षा प्रशासन है उसका संबंध केवल मानवीय तत्वों से नहीं है। वर्ण विद्यालय के भौतिक जो जितने भी भौतिक तत्व हो गए, जैसे विद्यालय का भवन हो गया, विद्यालय की जो फर्नीचर हो गया, उसके साथ प्रयोगशाला, लाइब्रेरी होगी, खेल का मैदान हो गया, ये सारे क्या हैं, विद्यालय का खेल का मैदान हो गया, पार्क हो गया, ये सारे क्या हैं विद्यालय के भौतिक तत्व। कि जो शिक्षा प्रशासन का अर्थ केवल मानवीय तत्वों से नहीं है, बल्कि जो भौतिक तत्व है वहाँ पे से भी रहता है, और जो भी हमारे भौतिक तत्व हैं उन सबका कैसे उपयोग करना है, इससे भी संबंध वहाँ के प्रशासन का रहता है। और इसके साथ ही प्रशासन मानवीय और भौतिक, यानी कि जो भी वहाँ पे कर्मचारी या शिक्षक काम करते हैं वो मानवीय, और उसके साथ ही जो भौतिक तत्व हैं उनके मध्य क्या करना है, समन्वय स्थापित करना है। समन्वय स्थापित कैसे, जैसे कि हमारा स्कूल का प्रारंभ कब होता है, प्रेयर से प्रारंभ होता है हमारा स्कूल। उसके बाद हमारे क्या होता है, कालांश निर्धारित किए जाते हैं, उसी के आधार पर कालांश में शिक्षकों के कालांशों में शिक्षकों तरफ पढ़ाया जाता है। उसके बाद जैसे कि हमारा खेल का मैदान, तो खेल का जो कालांश है वो भी निर्धारित किया जाता है। उसी तरह जैसे हमारी लाइब्रेरी होगी या प्रयोगशाला हो गया या अदरवाइज दूसरी एक्टिविटी होगी, तो ये सारे जो कार्य हैं प्रशासन की देखरेख में ही होते हैं शैक्षिक प्रशासन में। तो जो ये हमारे समन्वय स्थापित करना, प्रक्रिया जो भली भांति उसको संचालित करना, इसके साथ ही जो हमारे मनोवैज्ञानिक है, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इसका संबंध मानव की विभिन्न प्रकार की जो वैज्ञानिक दृष्टि, जो वैज्ञानिक हमारे हैं उनके अनुसार इसका संबंध मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं, उसकी योग्यताओं, यानी कि जो उसमें शिक्षक कार्य करते हैं उनकी योग्यताओं, उसकी प्रतिभाओं तथा उसकी उपलब्धियों, और उसकी जो शैक्षिक समस्याएं हैं, किनकी, बच्चों की शैक्षिक समस्याओं आदि से अधिक रहता है। इस प्रकार जो हमारा शिक्षा प्रशासन का अर्थ जानने के लिए यह समझना आवश्यक है कि इसका संबंध मुख्यतः 3 तथ्यों से होता है। वो कौन से मुख्य 3 तथ्य हैं? पहला तथ्य है कि जो हमारी शिक्षा संबंधी नीति निर्धारण किया गया, यानी कि हमारी शिक्षा से संबंधित हमारे स्कूल कॉलेज का रिजल्ट कैसा अच्छा रहे, उसके लिए जो भी हमारे जो शिक्षा के लक्ष्य उद्देश्य है उसको हम प्राप्त कर सके, यानी कि शिक्षा का जो है नीति निर्धारण करना, और उसके बाद शिक्षा का संचालन करके और उसका प्रयास करना कि शिक्षा की प्रगति हेतु जो योजनाएं हैं उनको बनाना, कि हमारी जो शिक्षा है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सके। उसके बाद दूसरा तथ्य है कि शिक्षा से संबंधित योजनाओं को कुशलतापूर्वक, यानी जो हमारी शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं जो हमने तैयार की हैं, उन योजनाओं को कुशलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके, यानी कि जो योजनाएं बनाई जाती हैं उनको कैसे क्रियान्वित करना है, वो कैसे सफलतापूर्वक संपन्न हो सके, उसके लिए क्या करना है, क्रियान्वित करना है, उन पर कार्य करवाना है। और तीसरा तथ्य है कि क्रियान्वित की गई, यानी कि जो हमारी योजनाएं बनाई गई थी उनको क्रियान्वित करना, और जो हमारी योजनाएं क्रियान्वित हुई हैं उन योजनाओं का हमें उचित मूल्यांकन करना है, यानी कि हमने जो योजनाएं चलाई थी, जैसे कि हमारे स्कूल कॉलेज का रिजल्ट अच्छा रहे, और साथ ही जो भी बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण करें उन्हें उचित प्रकार से शिक्षा प्राप्त हो सके, और लास्ट में जो शिक्षा ग्रहण करवाई गई है बच्चों की, उनके टेस्ट वार्षिक या उनके अर्धवार्षिक या वार्षिक जो भी एग्जाम होते हैं वो एग्जाम वगैरह लेके उनकी मूल्यांकन करना कि बच्चे का रिजल्ट सही नहीं होता तो कहाँ पे कमी रह गई है, तो उन योजनाओं को निर्धारण करना, ये सारा कार्य किसका है, प्रशासक का है। तो ये सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है, शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है। तो इसमें देखो उसके बाद मैंने इसका करवाया था, आपको महत्व करवाए थे।
महत्व में था कि आपका जो शिक्षा प्रशासन है कि शैक्षिक प्रशासन का महत्व क्या है। महत्व में मैंने करवाया था कि जो विद्यालय की कार्यशैली है उसमें क्या करना है, सुधार लाना है, पहला पॉइंट इसमें। और दूसरा पॉइंट था कि जो शैक्षिक वित्तीय व्यवस्था है उसमें सहायक, यानी कि जो हमारे शैक्षिक के यानी कि जो भी स्कूल कॉलेज विद्यालय चलाए जाते हैं उसमें जो वित्तीय व्यवस्था में भी सहायक प्रशासक। उसके बाद नेतृत्व प्रदान करना, और उसमें चौथा आ जाता है कि जो हमारे शैक्षिक उपलब्धि है उसमें वृद्धि करना। पांचवा है जो कुशल शिक्षक हैं, प्रशिक्षित शिक्षक हैं, कुशल जिस सब्जेक्ट में, जैसे कि मैथ वाला टीचर हो गया, साइंस वाला टीचर हो गया, जैसे हिंदी पढ़ाते हैं तो हिंदी वाला टीचर हो गया, तो शिक्षक तैयार करने में सहायक। और उसके बाद है जो हमारे सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों के साथ साथ शिक्षा का विकास करना। तो ये सारे क्या हो गए इसके महत्व, किसके, शैक्षिक प्रशासन के। उसके बाद मैंने इसके स्रोत में आज आपको बता रही हूँ कि जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है उसके कौन कौन से स्रोत हैं। पहला है प्रशासकों के समूह अभ्यास द्वारा, जिनकी प्रशासकों का जो के समूह है अभ्यास द्वारा। पहला इसमें है स्रोत, शैक्षिक प्रशासन के आगे स्रोत यानी कि स्टेप। तो पहला इसमें आ जाता है कि जो हमारे वहाँ पे क्या है, प्रशासकों के समूह है द्वारा अभ्यास, किसके, प्रशासकों द्वारा समूह है अभ्यास, यानी कि टीचरों का बनाकर उनको अभ्यास, किसका अभ्यास, प्रशासकों द्वारा अभ्यास, प्रशासकों द्वारा समूह है, प्रशासकों के समूह है द्वारा जो है अभ्यास। तो अभ्यास द्वारा छात्रों के समूह है अभ्यास द्वारा। तो इसमें देखो क्या आता है, द्वारा। तो इसमें जो हमारा शैक्षिक प्रशासन है प्रशासकों के द्वारा, यानी कि जो प्रशासक है वहाँ पे प्रशासकों के द्वारा अपने उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने हेतु, यानी कि जो हमारी प्रशासक मैनेजमेंट होती है उसका क्या, जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासक करता है, यानी कि जो हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो क्या जो कार्य है उस कार्य के उत्तरदायित्वों को पूर्ण करने के लिए विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करके, और जो भी हमारे तथ्यों को एकत्रित करके सिद्धांत या उत्पत्ति का रूपों को प्रदान किया जाता है, और साथ ही जिनको अन्य प्रशासक भी अपने कार्यों को उसमें प्रयोग में करते हैं। उसके बाद दूसरा इसमें आ जाता है प्रशासक की टिप्पणियों तथा रिपोर्ट। दूसरा आ जाता है प्रशासक की टिप्पणियों व रिपोर्ट द्वारा। जो इसका प्रशासक है प्रशासकों की टिप्पणियों तथा रिपोर्टों द्वारा, यानी कि जो प्रशासक है उन्होंने कौन सी टिप्पणियां, उन्होंने कहाँ पे कमी लगी प्रशासकों की, और उन्होंने रिपोर्ट तैयार करी है। उस रिपोर्ट के द्वारा यानी कि जो प्रशासन शैक्षिक कार्यों के लिए जो सुझाव दिए जा रहे हैं कि हमारे शिक्षा के दौरान क्या क्या कमी रहेगी या विद्यालय में किन किन चीज़ों की कमी पाई जाती है, और सुझाव देना। जो टिप्पणी रिपोर्ट तैयार की है, रिपोर्ट प्रदान की जाती है जो कि प्रशासन के सिद्धांत को निर्मित करने में सहायक होती है। उसके बाद है अध्यापकों तथा प्रोफेसरों द्वारा। तीसरा है अध्यापकों व प्रोफेसरों द्वारा प्रशासन, जो उसमें है अध्यापक व प्रोफेसरों द्वारा। तो इसमें देखो जो हमारे शैक्षिक सिद्धांत हैं अध्यापकों तथा प्रोफेसरों द्वारा भी अनुसंधान है, अनुसंधानों की करके उनको अनुसंधान करके उन पर रिसर्च शोध करके प्रशासन के सिद्धांतों को क्या करना है, स्थापित करना है। जो कि प्रशासक के सिद्धांत हैं उनको अनुसंधानों द्वारा और सिद्धांतों द्वारा उनको क्या करना है, करने में स्थापित किया जाता है। और उसके बाद है अन्य अनुशासनों के प्रतिमानों द्वारा, अन्य अनुशासन। चौथा इसमें है अन्य अनुशासनों व प्रतिमानों द्वारा अन्य अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन, अन्य अनुशासन हो गए बाई जो भी है, और ये प्रतिमान हो गया मॉडल। प्रतिमान किसको कहते हैं, मॉडल को। अनुशासन आपका हो जाता है डिसिप्लिन, यानी कि जो अन्य मॉडल प्रस्तुत किए जाते हैं
और उसमें क्या किया जाता है, शैक्षिक प्रशासन अंतर्गत विभिन्न अनुशासनों के प्रतिमानों को अपनाया जाता है जिनके आधार पर क्या किया जा सके, सिद्धांतों की स्थापना की जा सके। यानी कि हमें जो भी शैक्षिक कार्य हैं उन शैक्षिक कार्यों को सही रूप में क्रियान्वित करने के लिए जो अनेक प्रकार के प्रतिमा या मॉडलों के आधार पर उनको क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित किया जाता है। इसके बाद इसका आ जाता है शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य या लक्ष्य क्या है। ये तो इसका हो गया स्रोत, इसका शैक्षिक प्रशासन का स्रोत। अब 2 नंबर इसमें आ जाता है लक्ष्य एवं उद्देश्य। तो इसमें देखो शैक्षिक प्रशासन के लक्ष्य एवं उद्देश्य, तो इसमें जो हमारा लक्ष्य का अर्थ होता है कि वह बिंदु जिसकी दिशा में हम कार्य करते हैं। लक्ष्य जैसे कि आपने लक्ष्य बीएड किया तो बीएड करने के बाद आपका लक्ष्य होता है टीचर बनने के लिए। तो टीचर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पहले रीट या कोई भी प्री टेस्ट देना पड़ता है, उसके आधार पर आपका क्या चयनित किए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, आपका लक्ष्य हो गया। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, कोचिंग सेंटर भी जाना पड़ता है, घर पे पढ़ाई करनी पड़ती है। तो ये सारे इन सब लक्ष्यों को पूरा करने के लिए और इस आधार पर जैसे हमारा शैक्षिक प्रशासन यानी कि जो हमारे विद्यालय से संबंधित प्रशासन है उसको क्या करना है, दिशा का कार्य करता है तथा व्यवस्थित परिवर्तन करने। अगर हमें कहीं लगता है कि इसमें चेंज करना है तो परिवर्तन करना है, वो भी करना है जिससे कि हमारा क्रिया द्वारा काम जो हम कर रहे हैं उसका प्राप्त किया जा सके अथवा उसकी ओर वो क्रिया करते रहे। यानी कि हम लक्ष्य पाने के लिए जैसे अच्छा स्कूल कॉलेज का रिजल्ट अच्छा बनाने के लिए हमें क्या किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए और कैसे अनुशासन के साथ रहना चाहिए, ये सब सिखाया जाता है। और उसके बाद इसमें है इसके उद्देश्य कि इसके उद्देश्य है, पहला इसका उद्देश्य आ जाता है छात्रों में प्रजातांत्रिक जो मूल्य हैं, मूल्यों और गुणों के प्रति आस्था उत्पन्न करना। छात्रों में क्या है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं गुणों की ओर उनको क्या करना है, उनके प्रति आस्था उत्पन्न करनी, दोनों चीजों के। दूसरा है इसमें छात्रों में आत्मविश्वास संबंधी गुणों का विकास करना है। छात्र कोई भी सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट या जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उसके प्रति उनका पूरा आत्मविश्वास बना रहे। उसके साथ ही छात्रों के लिए उचित सामाजिक जो भौतिक वातावरण है वो निर्मित करना और कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना। जैसे कि शिक्षकों को हमेशा क्या करना चाहिए, मोटिवेट करते रहना चाहिए कि अगर उनका रिजल्ट आता है कि हाँ बहुत अच्छा, आगे और करो काम जो आप कर रहे हो, तो इसके लिए उनको मोटिवेट करना, प्रोत्साहित करना और शिक्षकों के छात्रों में सृजनात्मकता शक्ति का विकास करना और छात्रों को उचित नेतृत्व हेतु प्रशिक्षण प्रदान करना। और उसके साथ ही जो छात्रों को व्यावसायिक एवं तकनीकी कुशलताओं का भी उनके अंदर विकास करना और राष्ट्रीय विकास हेतु उत्तम नागरिकता के विकास पर भी बल देना। तो ये सारे क्या हो गए, शैक्षिक प्रशासन के उद्देश्य हो गए। उसके बाद इसमें मैंने आपको बता दिया इसके स्रोत, लक्ष्य और उद्देश्य। तो इसमें देखो अब जो ये तो इसके थे उद्देश्य कौन कौन से थे कि जो है बच्चों में प्रजातांत्रिक मूल्यों और गुणों का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास पैदा करना और उसके छात्रों के लिए उचित सामाजिक भौतिक वातावरण को निर्मित करना और कार्यकर्ताओं को स्वतंत्र रूप में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करना और शिक्षकों को सृजनात्मकता की शक्ति के शिक्षकों तथा छात्रों में सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना और छात्रों को उचित नेतृत्व प्रशिक्षण प्रदान करना और छात्रों में व्यावसायिक एवं तकनीकी कुशलताओं का विकास करना और राष्ट्रीय विकास के लिए उत्तम नागरिक बनने की नागरिकता का विकास करना। ये तो सारे उसके क्या हो गए उद्देश्य। अब क्या है लक्ष्य। तो लक्ष्य कौन कौन से, उद्देश्य मैंने बता दिया आपको। तो लक्ष्य कौन कौन से, लक्ष्य बताती हूँ। पहला लक्ष्य है कि उचित व्यक्ति को उचित कार्य प्रदान करना। जैसे कि उचित जो व्यक्ति आपको लगता है कि हाँ ये व्यक्ति ये कार्य कर सकता है, जैसे कि अनुशासन से संबंधित, हाँ कि ये टीचर के अनुशासन, जो टीचर खुद अनुशासन में रहता है तो वो आगे बच्चों को भी अनुशासन में रहना ही सिखाता है। तो उसके साथ ही तो जो उचित लगता है कि ये टीचर ये वाला कार्य अच्छा करवा सकता है तो उसके आधार पर उनका क्या करना है, उनको कार्य प्रदान करना। उसके बाद है शैक्षिक कार्य को जटिलता को सरल करना, यानी कि जो हमारे विद्यालय संबंधी जितनी भी समस्त गतिविधियां हैं को सरल बनाना तथा उन्हें नियोजित करना और उनको नियोजित रूप देना और शैक्षिक प्रशासन का ये क्या है मुख्य लक्ष्य होता है।
गतिविधियां हैं, अगर वो कठिन है तो उनको सरल बनाना और उनको सही तरीके से सुनियोजित करना। तो पहला है उचित व्यक्ति को उचित कार्य प्रदान करना। पहला लक्ष्य है इसमें उचित व्यक्ति को उचित कार्य प्रदान करना। दूसरा इसमें आ जाता है उचित व्यक्ति को उचित कार्य प्रदान करना, और उसके बाद इसमें दूसरा है शैक्षिक कार्य की जटिलता को सरल करना। शैक्षिक कार्य की जटिलता को सरल करना शैक्षिक कार्य की जटिलता को सरल करना। और इसमें तीसरा आ जाता है मानवीय एवं भौतिक साधनों। तीसरा है मानवीय एवं भौतिक साधनों। मानवीय एवं भौतिक जो साधन है तो उनमें क्या करना है, श्रेष्ठतम उपयोग का लक्ष्य। साधनों का श्रेष्ठतम जो है श्रेष्ठतम उपयोग का लक्ष्य। श्रेष्ठतम उपयोग का लक्ष्य है, यानी कि जो भी हमारे विद्यालय में जो भी उपकरण है, शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए से जुड़े जो सभी साधन हैं, उपकरण हैं आदि में समुचित उपयोग पर बल देना और शैक्षिक प्रशासन का ये क्या है, मुख्य लक्ष्य है। उसके बाद चौथा है अध्ययन अध्यापन हेतु। चौथा लक्ष्य है अध्ययन अध्यापन हेतु जो भी हमारी सामग्री है, अध्ययन अध्यापन हेतु उचित वातावरण का निर्माण करना। अध्यापन हेतु उचित वातावरण का निर्माण करना, यानी कि अध्ययन अध्यापन पढ़ाते जो है भी शिक्षा में संलग्न व्यक्तियों के लिए अध्ययन तथा अध्यापन संबंधी जो भी क्रियाओं में के लिए समुचित वातावरण का निर्माण करना शैक्षिक प्रशासन का लक्ष्य होता है। उसके बाद है कर्मचारियों में परस्पर, यानी कि जितने भी शिक्षक हैं वहाँ पे कर्मचारियों में परस्पर समन्वय स्थापित करना। उनके अंतर्गत समन्वय की भावना का विकास। और इसमें जैसे कि जो हमारे अध्ययन अध्यापन के उचित वातावरण के निर्माण के बाद जो भी कर्मचारी हैं उनका परस्पर आपस में जो है आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। उसके बाद है विद्यालय का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। छठा है विद्यालय का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण। विद्यालय का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षण का लक्ष्य। उसके बाद सातवां इसमें आ जाता है मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाना। मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाना। उसके बाद इसमें आठवां आ जाता है जो हमारा मूल्यांकन करने उसको प्रभावशाली बना। अनुसंधान के लिए उचित वातावरण पैदा करना। अनुसंधान के लिए उचित वातावरण पैदा करना। तो ये किसके अंतर्गत आता है, ये सारा शैक्षिक प्रशासन के अंतर्गत आता है, यानी कि जो हमारे अनुसंधान है, रिसर्च है, उसके लिए उचित वातावरण प्रदान करना। तो ये सारे क्या होंगे इसके लक्ष्य, किसके, शैक्षिक प्रशासन के लक्ष्य। अब जो है 3 नंबर इसका शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं। तीसरा क्या आ गया इसमें, तीसरा है शैक्षिक प्रशासन की विशेषताएं।
के अनुसार शिक्षा का स्वरूप तैयार करना, जो हमारी नवीन शिक्षा नीति है उसके आधार पर स्वरूप को तैयार करना एवं समय समय पर उसका मूल्यांकन करते रहना, ये शैक्षिक प्रशासन की पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि शिक्षा से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करके उनका जो है उचित निराकरण करना, यानी कि जो भी अध्ययन के टाइम जो भी समस्याएं आ रही हैं तो उन समस्याओं का सही तरीके उचित तरीके से उनका मूल्यांकन करना। उसके बाद है संपूर्ण जो हमारी शिक्षा प्रक्रिया है, संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की सफलता के लिए कार्य करना और उनका मूल्यांकन करना। और चौथा है इसमें समस्त विद्यार्थियों के लिए समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर जो हमारे शैक्षिक क्रियाएं हैं, शैक्षिक क्रियाओं और कार्यक्रमों की योजनाओं को बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना। और पांचवी विशेषता है कि जो हमारे शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं और मूल्य के सिद्धांतों के आधार पर छात्रों एवं समाज के हित को निर्धारित करना, यह शैक्षिक प्रशासन की विशेषता। उसके बाद इसमें छठी विशेषता है कि जो भी हमारे शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी, यानी कि जो वहाँ पे काम करने वाले कर्मचारियों एवं जो वहाँ पे उपलब्ध संसाधन, जैसे कि आपका हो गया विद्यालय भवन, फर्नीचर, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, खेल का मैदान आदि उपलब्ध साधनों में क्या करना है, समन्वय स्थापित करना। और जो भी हमारी शिक्षा संस्थाएं, शिक्षा संस्थाओं एवं समाज में शिक्षा के माध्यम से समन्वय स्थापित करना, किसमें, विद्यालय और समाज के बीच दोनों में समन्वय स्थापित करना, ये क्या है, शैक्षिक प्रशासन की विशेषता। तो जो मैंने आपको करवाया था शैक्षिक प्रशासन के आज कराए थे 100 कौन कौन से हैं। पहला था इसमें प्रशासकों के लिए समूह द्वारा अभ्यास, दूसरा था प्रशासक ने जो टिप्पणियां और रिपोर्टें तैयार की हैं उनके आधार पर इनको कार्य करवाना, उसके बाद अध्यापकों और प्रोफेसर के द्वारा और अन्य अनुशासन एवं प्रतिमानों के द्वारा, प्रतिमानों जैसे होंगे मॉडल वगैरह। उसके बाद लक्ष्य में मैंने आपको बताया, उस लक्ष्य के बाद आपके आगे उद्देश्य है। तो लक्ष्य में कौन कौन से थे, पहला लक्ष्य था कि आपका जो था उसमें लक्ष्य था कि अध्ययन अध्यापन से संबंधित हेतु उचित वातावरण पैदा करना और कर्मचारियों परस्पर समन्वय की भावना और विद्यालय का निरीक्षण करना और उसका पर्यवेक्षण करना। उसके बाद इसमें था मूल्यांकन और प्रभावशाली मूल्यांकन कर प्रभावशाली युक्त वातावरण का निर्माण करना। और लास्ट में इसका था कि जो श्रेष्ठतम जो हमारे लक्ष्य उद्देश्य है उसको हम पूरे तरीके से लागू कर सके। उसके बाद मैंने आपको इसकी करवाई थी विशेषताएं कौन कौन सी थी। पहली विशेषता थी कि जो हमारी नवीन शिक्षा नीति है के अनुसार जो स्वरूप तैयार करना और समय समय पर उसका मूल्यांकन करना। उसके बाद शिक्षा संबंधी जो भी समस्याएं आ रही हैं उनका अध्ययन कर उचित वातावरण पैदा करना और उसका निराकरण करना और संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया की सफलता के लिए कार्य करना और उनका मूल्यांकन और समस्त विद्यार्थियों में समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के आधार पर जो हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की योजनाओं को बनाकर उन्हें क्रियान्वित करना और शिक्षा के जो मूल्य उद्देश्य हैं तथा सिद्धांतों छात्रों के हित के लिए उनको निर्धारित करना और जो हमारे शिक्षा संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों को उपलब्ध संसाधन उपलब्ध करने में स्थापित करना और शिक्षा समाज जो भी हमारी शिक्षा और संस्थाओं एवं समाज के और शिक्षा के मध्य का तीनों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये प्रशासक के कार्य। तो आज मैंने जो करवाया था इसमें शैक्षिक प्रशासन में आपको स्रोत, उद्देश्य, लक्ष्य, उसकी विशेषताएं। तो जो आगे बचा है वह टॉपिक वो कल की क्लास में कराऊंगी। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।